हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक तरस। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे एएलपी CB22 के लिए मैकेनिकल ग्रुप वाले होंगे उनके लिए हम क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका पार्ट बी क्वालिफाई नेचर होगा। और इसमें देखेंगे आज का सेट नंबर होगा मेरा 4। इसमें क्या होगा कि बहुत ही बेहतरीन से आपको क्वेश्चन को 75 क्वेश्चन को करने के लिए दिया जा रहा है। अगर आप 75 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ करके जा रहे हैं तो समझिए कि आप एग्जाम में पास आउट हो सकते हैं। तो आपको बता दें, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि ग्राइंडिंग करते समय हमेशा खाली स्थान होना चाहिए। तो व्हील के आगे खड़ा होना चाहिए, व्हील के साइड में खड़ा होना चाहिए, गॉगल्स पहने, ए और सी दोनों। तो देखिए, ग्राइंडिंग करते समय जो होता है कभी भी व्हील के आगे खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ग्राइंडिंग करते समय वहाँ से जो होता है एक प्रकार का चिंगारी टाइप का निकलता है। तो ग्राइंडिंग करते समय जो होना चाहिए, व्हील के सामने खड़ा कभी नहीं होना चाहिए, व्हील के साइड में खड़ा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ग ए आग जो होता है आपका किस में पकड़ता है। तो वर्ग ए आग जो होता है आपका लकड़ी में पकड़ता है, तो कौन हो जाएगा, दो हो जाएगा। वर्ग बी में जो आग पकड़ता है वो किस में आग पकड़ता है। तो वर्ग बी में आग जो पकड़ता है आपका, तो ज्वलनशील द्रव में जो होता है पकड़ता है। तो ये हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा आपका 4 नंबर। और वर्ग सी क्लास में अगर वर्ग सी की बात करते हैं तो गैस व द्रवीय गैस में आपका जो होता है वो आग पकड़ता है। तो वर्ग सी किससे संबंधित हो जाएगा। तो वर्ग सी हो जाएगा इससे 1 से संबंधित हो जाएगा। और वर्ग डी में आग जो पकड़ता है उस किससे पकड़ता है। तो वर्ग डी में आग जो होता है आपका धातु पकड़ता है। तो ये हो जाएगा 3। तो देखिए, ए वाला के 2, ए के 2, बी के 4, सी के 1 और डी के 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि वर्नियर कैलिपर के मेन स्केल पर 0.50 mm के निशान अंकित है तथा वर्नियर स्केल पर 25 निशान है, ओके, जो कि मेन स्केल में 24 निशान के बराबर होता है, तो उसके अल्पतनांक कितना हो जाएगा। तो इसका अल्पतनांक जो होता है आपका 0.02 mm होता है। इसको निकालेंगे कैसे। तो देखिए, मेन स्केल के क्या बोला गया है, अल्पतनांक की बोल क्या होता है, मेन स्केल के एक भाग का मान और वर्नियर स्केल के कुल भागों का मान। तो देखिए, मेन स्केल के एक भागों का मान कितना दिया गया यहाँ पे। तो देखिए, वर्नियर स्केल में मेन स्केल का मान दिया है 0.50 और कुल वर्नियर स्केल में 25 निशान होता है। तो वर्नियर स्केल के कुल भागों का मान कितना है, 25 हो जाएगा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, तो 0.02 mm मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सन्हात्री की इकाई क्या होती है। तो देखिए, सन्हात्री की इकाई पास्कल नहीं होती है। ओम जो होता है आपका किसका, तो ओम जो होता है आपका रेजिस्टेंस का मात्रक होता है। हेनरी भी नहीं हो जाएगा। तो सन्हात्री की इकाई जो होता है आपका फैराडे होता है। सन्हात्री जो होता है एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। इसके द्वारा बिजली ऊर्जा को स्टोर किया जाता है। यह प्राथमिक रूप से चालक पदार्थों की प्लेटों का बना होता है, जिसे किसी रोधक या डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ से अलग किया जाता है। इसका प्रयोग जो होता है आपका एल्युमिनियम, टिन और तांबे फाइल का चालक प्लेटों के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सही सुमेलित करना है। तो देखिए, फैदोमीटर से क्या करते हैं। तो फैदोमीटर से हम समुद्र की गहराई नापते हैं। तो ए का हो जाएगा यहाँ पे डी। बैरोमीटर से क्या करते हैं। तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब निकालते हैं। तो डी एक इसका हो जाएगा, 2 का हो जाएगा ए। आगे देखते हैं कि वायुमंडलीय आर्द्रता, हाइग्रोमीटर किससे निकाला जाता है। तो हाइग्रोमीटर जो होता है आपका वायुमंडलीय आर्द्रता हो जाएगा। तो 3 का हो जाएगा यहाँ पे बी। अल्टीमीटर क्या होता है। तो अल्टीमीटर देखेंगे इसमें, तो अल्टीमीटर जो होता है वायुयान की हाइट निकालने में किया जाता है। तो ऊंचाई यहाँ पे दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, ए के कितना हो गया। तो ए के डी, 2 के ए, 3 के बी, 4 के सी। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि उपयोग किए गए स्लिप गेजों की ऊंचाई 84.52 mm हो तो साइन बार की लंबाई 200 mm हो तो कंपोनेंट का कोण कितना हो जाएगा। तो देखिए, अगर इसका हमको निकालना है तो साइन थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है। साइन थीटा इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, A/C होता है। ए जहाँ हो जाएगा आपका
ये जहाँ हो जाएगा आपका कितना 84.52 हो जाएगा, 84.52 हो जाएगा। और b बराबर कितना हो जाएगा, तो b बराबर 200 हो जाएगा। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ये सब कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर की आवश्यकता हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना 25 डिग्री आंसर होगा। और इसका डायग्राम कैसे बनता है, तो इसका डायग्राम देखिए इस तरह से बनेगा, इस तरह से। और जो आपको क्या बोला गया है कि कितना बोला है, किसी स्लिप गेज की ऊंचाई दिया गया है 84.25 दिया गया है, तथा साइन बार की लंबाई जो है आपका 200 mm दिया गया है। तो इसी प्रकार आप थीटा फार्मूला लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका 25 डिग्री इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर 6 का ए हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बेधी पंच का कोण कितना होता है। तो जब बेधी पंच की बात करते हैं तो बेधी पंच का कोण कितना होता है, तो बेधी पंच जो होता है कम लंबाई का होता है, यह हाई कार्बन स्टील से बना होता है। अब बेधी पंच का कोण जो होता है आपका 30 डिग्री का होता है। इस पंच का प्रयोग सतह पर कर्व लाइन खींचने के लिए किया जाता है। इस पंच का प्रयोग जो होता है हल्की धातु पर लाइन खींचने के लिए किया जाता है, जैसे कि पीतल, तांबा, एल्युमिनियम, ये सभी के धातु पर लाइन खींचने के लिए जो होता है बेधी पंच का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, केंद्र छिद्रक को बिंदु कोण कितना होता है। केंद्र छिद्रक का बिंदु कोण कितना होता है, तो केंद्र छिद्रक का बिंदु कोण जो होता है आपका 90 डिग्री का होता है। यह पंच हाई कार्बन स्टील का बना होता है, यह भी एक प्रकार का पंच है। इस पंच का उपयोग केंद्र बिंदु पर गहरा करने के लिए किया जाता है। इस पंच की लंबाई 100 mm तथा व्यास जो होता है आपका 10 mm होता है। पंच का मुख्य भाग जो होता है आपका हेड होता है, पॉइंट होता है, बॉडी होता है। किसी भी जॉब की सतह पर की गई अस्थायी मार्किंग को अस्थायी बनाने के लिए जिस टूल का इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, तो पंच बोलते हैं। आगे देखते हैं कि टैमल की बीमा क्या होती है। तो देखिए टैमल जो होता है, टैमल एक प्रकार का क्या है, तो टैमल जो होता है आपका हाई कार्बन स्टील की मात्रा इसमें 0.7 से आपका 1.5% तक होती है। टूल स्टील या उपयोग, देखिए टैमल जो होता है आपका, टैमल एक मल्टी उपयोगी टूल होता है। इसका प्रयोग बड़े साइज के वृत्त व चाप की मार्किंग के लिए की जाती है। इसका डायमेंशन जो होता है आपका 15 से कितना होता है, तो 15 से इसका 50 सेंटीमीटर डायमेंशन होता है। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 150 से 300 मतलब कि 100 से 300 मिलीमीटर के आसपास में टैमल की बीमा होती है। और टैमल जो क्या होता है, टैमल एक मल्टी उपयोगी टूल होता है। इसका उपयोग बड़े साइज के वृत्त व चाप की मार्किंग करने के लिए की जाती है, टैमल का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि समान कटिंग टूल किस मटेरियल का बना होता है। तो समान कटिंग टूल जो होता है आपका किस मटेरियल का बना होता है, टूल स्टील, स्पेशल स्टील, हाई कार्बन स्टील, हार्ड स्पीड स्टील। तो समान कटिंग टूल बना होता है आपका हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसमें जो होता है आपका 0.7 से 1.5% की मात्रा के आसपास में होता है। आगे देखते हैं कि समान वर्कशॉप अनुप्रयोगों के उपयोग के लिए स्लिप प्रमापी होता है। तो समान वर्कशॉप अनुप्रयोगों के उद्देश्य स्लिप प्रमापी जो होता है आपका ग्रेड 2 का स्लिप प्रमापी होता है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि डिजिटल वर्नियर कैलिपर का वह भाग जो उसे दूसरे से अलग करता है तो कौन सा हो जाएगा। तो देखिए डिजिटल वर्नियर कैलिपर को बात यहाँ पे किया जा रहा है, तो इसमें जो होता है बीम होता है, बीम तो सब में होता है, वर्नियर स्केल होता है, लेकिन डिजिटल वर्नियर कैलिपर में जो होता है आपका LCD डिस्प्ले होता है, यही जो होता है अलग करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग निम्न में से किस कार्य हेतु नहीं करते हैं। तो देखिए डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग जो होता है आपका फ्लैटनेस के लिए किया जाता है, समानांतरता के लिए किया जाता है, ओवरनेस के लिए किया जाता है, बट मार्किंग के लिए हम डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग नहीं करते हैं। डायल टेस्ट इंडिकेटर जो होता है आपका रैक एंड पिनियन पे काम करता है। इसके प्रयोग जो होता है फ्लैटनेस, समानांतरता और ओवरनेस ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यह रैक एंड पिनियन पे काम करता है। इसकी अल्पतनांक जो होता है आपका 0.01 mm होता है। 0.01 mm जो होता है इसका अल्पतनांक होता है डायल टेस्ट इंडिकेटर का। और एक अल्पतनांक से क्वेश्चन आपको जरूर एक बार एक क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, ईच एंड एवरी शिफ्ट में जरूर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूक्ष्ममापी यंत्रों में कौन सा नट का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए सूक्ष्ममापी यंत्रों में जो होता है डोम नट का प्रयोग नहीं करते हैं, कप नट भी नहीं होगा, रिंग नट नहीं होगा। तो सूक्ष्ममापी यंत्रों में जो हम करते हैं किसका, तो थंब नट
का प्रयोग करते हैं, इसके बॉडी पर नर्लिंग किया जाता है क्योंकि बार बार खोलना कसना होता है, इसलिए जो होता है थंब नट का यूज किया जाता है। थंब नट जो होता है टेम्पोररी फास्टनर का काम करता है। थंब नट को हाथ से दो संबंधित पार्टों को कसने या खोलने के लिए किया जाता है। इस नट के बॉडी पर नर्लिंग की जाती है जिससे आसानी से पकड़ा जा सकता है। यह नट रिंग के समान गोल होता है जिसकी परिधि पे जो होता है नर्लिंग किया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए चित्र में एक्स अक्षर को दर्शाता है। तो देखिए एक्स अक्षर को क्या दर्शाता है कि बिल्डिंग स्पार्क को रोकने के लिए मास्क यूज किया गया है, पराबैंगनी किरणों से बचने के लिए मास्क यूज किया गया है, चमड़े पर एप्रोन, चमड़े का एप्रोन है। तो देखिए जहरीली धातुओं को सांस के साथ जाने से रोकने के लिए वाष्य यंत्र पैड का यूज किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि टिग वेल्डिंग में परीक्षण कार्य के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो टिग वेल्डिंग परीक्षण कार्य के लिए आर्गन गैस का यूज किया जाता है। टिग जो होता है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग इसका यूज किया जाता है। और जो होता है टिग वेल्डिंग में परीक्षण कार्य के लिए जो होता है आर्गन गैस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्क वेल्ड में भू क्लैंप के लिए उपयोग किया जाता है। तो जो आर्क वेल्ड में भू क्लैंप किया जाता है वो किस लिए उपयोग किया जाता है। तो देखते हैं कि दौरान इलेक्ट्रोड को पकड़ने के लिए, संपर्क केबल को इलेक्ट्रोड से जोड़ने के लिए, भू संपर्क केबल को वर्क पीस से जोड़ने के लिए। तो यही इसका आंसर हो जाए कि भू संपर्क को वर्क पीस से जोड़ने के लिए जो होता है हम आर्क वेल्ड में भू क्लैंप का यूज करते हैं। इस आर्क का तापमान जो होता है आपका 3500 से 4000 डिग्री सेल्सियस होता है। यह मेटल तथा पूरक दोनों को ही पिघला देता है। इस वेल्डिंग में एसी तथा डीसी दोनों प्रकार के विद्युत धारा का प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि आर्क वेल्ड मशीन प्रायः पर्दाय का उपयोग करता है। तो देखिए आर्क वेल्ड मशीन जो होता है आपका एसी और डीसी दोनों में यूज की जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि एसी करंट को अगर हमको डीसी करंट में बदलना है तो हम किस प्रकार के करंट का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे दिष्टकारी का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिष्टकारी का आविष्कार जो है आपका पीटर कॉपर हैबिट ने 1902 में किया था। दिष्टकारी का उपयोग जो है आपका 1902 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था। तो पीटर कॉपर हैबिट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सॉफ्ट सोल्डर शीशे और टीने के मिश्र धातु के बने होते हैं। सोल्डर जो होता है आपका पीबी और एसिन के मिश्र धातु से बना होता है। पीबी जो होता है आपका 37% होता है। टीन जो है आपका 63% होता है। इसमें निम्न में से किस कारण से सॉफ्ट सोल्डर कहा जाता है। तो किस कारण से हम इसको सॉफ्ट सोल्डर बोलेंगे। उसकी बेहतर चिपकाव क्षमता के कारण। देखिए तो बेहतर चिपकाव नहीं होता है। गलनांक तापमान उच्च होने के कारण, इसकी कोमलता के कारण। तो देखिए गलनांक ताप जो होता है इसका उच्च नहीं होता है। अपेक्षाकृत रूप से कम गलन बिंदु तापन के कारण, उसके बेहतर तन्यता के कारण। तो जब 20 के यहाँ पे देखेंगे तो अपेक्षाकृत जो होता है कम गलन बिंदु तापन के कारण जो होता है आपका यहाँ पे सोल्डर्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ब्रेजन में सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले पूरक कौन से होते हैं। तो ब्रेजन क्या होता है। तो देखिए ब्रेजन में जो होता है तांबा जस्ता और जस्ता का मिश्र धातु पे यूज किया जाता है। वहाँ पे ब्रेजन पूछा गया है। ब्रेजन का उपयोग जो होता है आपका, इसे स्पेल्टर भी कहते हैं। बेजन जो होता है उपयोग किए जाने वाले धातु तांबा जस्ता का होता है। ब्रेजन प्रक्रिया में प्रयुक्त स्प्लिटर के द्वारा तांबा, ब्रास, लोहा, जस्ता, स्टील आदि को जोड़ा जाता है। ब्रेजन प्रक्रिया में सामान्यतः बोरेक्स की फ्लक्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ब्रेजन प्रक्रिया में 450 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की तापमान ऊपर की तापमान पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लघु कार्बन इस्पात फोर्जन में उपयुक्त तापमान कितना होता है। तो देखिए लघु कार्बन इस्पात के पूछा गया है और फोर्जन में जो होता है उपयुक्त तापमान बोला गया है तो 1300 डिग्री सेल्सियस होता है। पिटवा लोहा का आपको बता देते, पिटवा लोहा का आपका होता है 850 से 1300 डिग्री सेल्सियस। मृदु लोहा का, माइल्ड स्टील का देखेंगे तो 800 से लेकर के 1250 डिग्री सेल्सियस होता है। माध्यम स्टील को देखेंगे तो 750 से 1250 डिग्री सेल्सियस होता है। उच्च कार्बन स्टील का देखेंगे, हाई कार्बन स्टील 8
800 डिग्री सेल्सियस से 1250 डिग्री सेल्सियस होता है। बेदाग स्टील मतलब कि स्टेनलेस स्टील को हम बेदाग स्टील भी बोलते हैं, इसका टेम्परेचर 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस होता है। पीतल, तांबा, कांसा, इसका टेम्परेचर जो होता है 550 से 900 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्मिथ को लोहकारी में ट्वियर का अर्थ क्या होता है। तो देखिए स्मिथ की लोहकारी में ट्वियर का अर्थ क्या होता है। तो वायु की आपूर्ति करना, वायु की आपूर्ति का नियंत्रण करना, ईंधन की आपूर्ति करता है, ईंधन का संग्रहण करना। तो देखिए स्मिथकारी हम किसको बोलते हैं, तो लोहार को बोलते हैं। लोहार की लोहकारी में ट्वियर का प्रयोग क्या होता है। तो देखिए ट्वियर का प्रयोग जो होता है वायु की आपूर्ति करना। देखिए उसको काम करने के लिए जो होता है वायु की आवश्यकता पड़ती है, तो किसी पाइप के द्वारा जो होता है वायु वहाँ पे ला करके डायरेक्ट आग को दी जाती है, तो वही ट्वियर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा 23 का सही हो जाएगा। आगे देखते हैं हैमर बाजार में मिलते हैं। तो देखिए हैमर बाजार में जो होता है फेस के अनुसार भी देखा जाता है, भार के अनुसार भी देखा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसमें कि फेस व भार के अनुसार देखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 24 का सी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि हैमर में आई होल रखा जाता है। आई होल किस लिए रखा जाता है, ताकि हैंडल में पच्चर लगाया जा सके। गोल सुराख तैयार करना कठिन होता है, इसमें सुराख टेपर लगाया जा सके, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हैमर में जो होता है होल रखा जाता है। क्यों रखा जाता है हैमर में होल, कि हैमर बाजार में हैमर के होल इसीलिए रखा जाता है कि हैमर में आई होल में हैंडल लगाई जाती है तथा हैंडल ढीला रहने पे उस पर में जो होता है पच्चर भी लगाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका आंसर बता दे रहे हैं हम। इसका आंसर जो हो जाएगा 26 का सी हो जाएगा। हमारे स्क्रीन पे बनाना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वह तापमान जिस पर ठोस धातु द्रव में परिवर्तित हो जाती है उसे क्या कहते हैं। देखिए वह तापमान जिस पर ठोस धातु जो होता है द्रव में परिवर्तित हो जाता है उसको क्या कहते हैं। तो संलयन बिंदु बोलेंगे, क्वथन बिंदु बोलेंगे, गलनांक बिंदु बोलेंगे, क्रांतिक बिंदु बोलेंगे। तो 27 का जो हो जाएगा आपका सी। वह तापमान जिस पर ठोस वस्तु जो होता है ठोस धातु जो होता है द्रव में परिवर्तित होता है तो उसको क्या बोलेंगे, गलनांक बोलेंगे। मतलब कि गलना चालू हो जाता है, गलनांक हो जाएगा वो। आगे देखते हैं ड्यूरेलियम किस धातु का मिश्र धातु होता है। ड्यूरेलियम जो होता है किस धातु का मिश्र धातु है। तो ड्यूरेलियम जो होता है आपका निकेल का नहीं है, सिल्वर का भी नहीं होगा, मोनल मेटल का भी नहीं होगा। तो ड्यूरेलियम जो होता है आपका किसका होता है, आपका एल्युमिनियम का होता है। ड्यूरेलियम एल्युमिनियम का मिश्र धातु होता है। इसकी तन सामर्थ्य अधिक होता है, इसकी विद्युत चालकता उच्च होती है। इस धातु का प्रयोग सीट, ट्यूब, फोजिंग, रिविट, नट, बोल्ट आदि को निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग वायुयानों तथा अनुचमकीय पार्ट्स तथा अन्य यंत्रों में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कर्तन गति के बढ़ते क्रम में होता है। तो देखिए गति के बढ़ते क्रम में बोला गया है कि कर्तन कौन सा होता है। तो देखिए उच्च कार्बन स्टील सबसे कम होगा, उसके बाद होगा आपका उच्च गति स्टील, उसके बाद हो जाएगा आपका टंगस्टन कार्बाइड, उसके बाद जो हो जाएगा आपका सबसे लास्ट में जो हो जाएगा हीरा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 29 का जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। तो पीतल का रंग हवा में फीका किस लिए पड़ जाता है, या सिल्वर का रंग फीका पड़ जाता है किसके कारण। तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण जो होता है आपका हवा में पीतल का रंग जो होता है आपका फीका पड़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्तंभों का मिलान करने के लिए आपको दिया गया है। तो देखिए ढलवा लोहा क्या होता है। तो ढलवा लोहा विद्युत चालक बनाने के लिए इसे ढाला नहीं जा सकता है। यह तांबा टिन जिंक मिश्रण के लिए इसे लोहकृत नहीं किया जा सकता है। तो ढलवा लोहा ए का क्या हो जाएगा, ए का यहाँ पे हम देखेंगे तो ए का हो जाएगा आपका 4, इसे लोहकृत नहीं किया जा सकता है। तांबा क्या होता है, तांबा जो होता है विद्युतीय चालक बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। तो तांबा क्या हो जाएगा, विद्युतीय चालक ये हो जाएगा। गन मेटल किसको कहते हैं। तो देखिए गन मेटल जो होता है आपका तांबा टिन जिंक का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी का 3 हो जाएगा। और पिटवा लोहा क्या होता है। तो पिटवा लोहा इसे ढाला नहीं जा सकता है, पिटवा लोहा बोलेंगे तो 2 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन को पहचानिए, ए का 4 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक घटक केवल एक सतह को कठोरता प्रदान करने के लिए प्रदान की जाती है। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि एक घटक के
केवल सतह को कठोरता प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो एनेलिंग बोलेंगे, टेम्परिंग बोलेंगे, केस हार्डनिंग बोलेंगे, नॉर्मलाइजिंग बोलेंगे। तो इसको अगर बोला जाता है तो हम क्या बोलेंगे? तो केस हार्डनिंग बोलेंगे। केस हार्डनिंग प्रक्रिया के द्वारा मुलायम मुलायम निम्न व माध्यम कार्बन स्टील के बाह्य सतह को कठोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संरचना के एकरूपता हेतु सूक्ष्म कण के उत्पादन तथा यांत्रिक विशेषताओं को निखार में मदद करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वैसे प्रक्रिया को नॉर्मलाइजिंग बोलेंगे, एनिलिंग बोलेंगे, हार्डनिंग बोलेंगे, टेम्परिंग बोलेंगे। तो ऐसे प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? नॉर्मलाइजिंग बोलेंगे। नॉर्मलाइजिंग जो होता है आपका संरचना या स्टील को ठंडा व गर्म स्थिति में हैमरिंग, रोलिंग, फोर्जिंग व बेंडिंग करने वाले धातु अंदरूनी रूप से बनावट होती है। नॉर्मलाइजिंग करने का उद्देश्य क्या होता है? कि धातु को फाइन ग्रेन साइज में उत्पन्न करना होता है। यांत्रिक गुणों को सुधार में बढ़ावा देने के लिए धातु को गर्म या ठंडी अवस्था में कूटने पीटने व उसके ऊपर अंदरूनी स्ट्रक्चर में खिंचाव आए, इसे दूर करने के लिए हम जो है ये नॉर्मलाइजिंग का यूज करते हैं। आगे देखते हैं कि मिलान कीजिए। तो देखिए मिलान करने के लिए दिया गया है कि तांबा के ऊपरी वातावरण प्रदूषण से परत बनता है। तो देखिए तांबा के ऊपरी जो है वातावरण के प्रदूषण से कौन सा परत बनता है? तो एल्यूमिना हो जाएगा, क्रोमियम हो जाएगा, पटीला हो जाएगा, लेड हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका पटीला होता है, पटीला। नेक्स्ट देखेंगे कि एल्युमिनियम में उसके एलॉय की ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी से बनती है। तो इसकी एफिनिटी से क्या बनती है? तो एल्यूमिना बनती है। अंडरग्राउंड टेलीफोन केबल तथा पावर केबल के लिए सीटिंग मटेरियल क्या होता है? तो सीटिंग मटेरियल आपका पीबी होता है, लेड होता है। यह लंबे समय तक अपना उच्च पॉलिसी रंग को बनाए रखता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्रोमियम हो जाएगा। तो इसी तरह से बात करते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टेपर टर्निंग। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि टेपर टर्निंग जो होता है लेथ मशीन के किस भाग से की जाती है? तो टेपर टर्निंग जो होता है लीड स्क्रू से नहीं करेंगे, कैरिज से भी नहीं करेंगे, गियर बॉक्स से तो हम स्पीड को रेगुलेट करते हैं। तो क्रॉस स्लाइड के माध्यम से जो होता है हम टेपर टर्निंग का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसकी सहायता से जॉब की गति को कंट्रोल किया जाता है। ये कोन पुली कास्ट आयरन का बना होता है। कोन पुली का प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक पावर ट्रांसमिशन के लिए की जाती है। पुली मुख्य कार्य बेल्ट और रोप की मूवमेंट के आधार पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लेथ मशीन को कौन सी पुली का लेथ मशीन में कौन पुली का काम करता है? तो जॉब को होल्ड करने के लिए, जॉब को टर्न करने के लिए, जॉब की गति को परिवर्तित करने के लिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 36 का जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। जॉब की गति को परिवर्तित करने के लिए हम जो होता है लेथ में पुली का यूज करते हैं। आगे देखते हैं कि यदि एल काट की लंबाई एन काटों की संख्या कैपिटल एन का अर्थ मतलब आरपीएम और फीड है तो कर्तन टी का समय कितना हो जाएगा? तो टी के समय के लिए क्या होता है? तो एल गुने आरपीएम डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा एफ गुने एन, यही इसका जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो आप बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका टी इक्वल टू 1 इंटू एन डिवाइडेड बाई फीड इंटू कैपिटल एन। तो यही इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक टेपर की संपूर्ण लंबाई में टर्निंग करने हेतु टेल स्टॉक को स्थिर रखा जाता है, जहां कार्यखंड को दोनों सिरों का व्यास कैपिटल डी व स्मॉल डी होता है। तो कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाई 2l, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाई एल। तो कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाई 2 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे सही होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि सतह फिनिशिंग पर अधिक ध्यान न देते हुए ग्राइंडिंग का प्रयोग करके धातु को तेजी से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए सतह फिनिशिंग का अधिक ध्यान नहीं देते हुए, तो अगर हम यहाँ पे फाइलिंग का यूज करेंगे तो फाइलिंग का यूज कब करते हैं? जो सतह को जो होता है सतह को फिनिशिंग करने के लिए की जाती है, बट यहाँ पे जो होता है अधिक ध्यान से वहाँ पे फाइलिंग की जाती है और जो होता है सतह को बराबर किया जाता है। बट यहाँ पे जो होता है स्नैगिंग इसका आंसर हो जाएगा। स्नैगिंग में क्या होता है कि सतह को ध्यान से नहीं देखा, सतह को ध्यान में ना देते हुए ग्राइंडिंग की जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्नैगिंग बोलते हैं। स्नैगिंग क्या होता है? तो देखिए फोर्जिंग, कास्टिंग व बिल्डिंग किए गए जॉब की एक सतहों को हैंड ग्राइंड के द्वारा ग्राइंड करने को हम स्कैनिंग करते हैं। छेनी की सहायता से कार्य करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो उसको
उसको चिपिंग बोला जाता है या चिजलिंग बोला जाता है। तो छेनी के प्रक्रिया के द्वारा अगर हम उसको काट छाँट करते हैं तो उसको चिपिंग अर्थात चिजलिंग बोला जाता है। और इसका प्रयोग जो होता है लोहा काटने या अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए की जाती है। हॉबिंग या एक हॉबिंग मशीन पर गियर कटिंग स्पिनल और कटिंग स्प्रोकेट के लिए मशीनिंग प्रक्रिया जो हॉबिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खुला ढांचा पहिया को ग्राइंड करने के लिए प्रयुक्त होती है। तो सख्त एवं भंगुर सामग्री, प्लास्टिक सामग्री, मृदु तथा तन्य सामग्री, टाइटेनियम सामग्री। तो खुला ढांचा पहिया को ग्राइंडिंग करने के लिए हम मृदु तथा तन्य सामग्री का यहाँ पे यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि समानांतर या टेपर बेलनाकार जॉब को किस ग्राइंडर द्वारा ग्राइंड किया जाता है। तो समानांतर या टेपर बेलनाकार को जो किस ग्राइंडर के द्वारा ग्राइंड करते हैं। तो पेडेस्टल के द्वारा, फ्लेक्सिबल के द्वारा, सिलेंड्रिकल के द्वारा, तो सेंटर लैब के द्वारा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सिलेंड्रिकल के द्वारा करते हैं। टेपर पर जो ग्राइंडिंग की जाती है उसे टेपर ग्राइंडिंग कहते हैं। इस मशीन को बेलनाकार जॉब को ग्राइंडिंग किया जाता है। ग्राइंडिंग प्रक्रिया के लिए जिस मशीन का उपयोग किया जाता है उस मशीन को ग्राइंडिंग मशीन कहते हैं। सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन में स्लीव्स, पिंस, रॉड्स, टेपर पिंस इत्यादि के जो होता है फिनिशिंग की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 41 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बेल्ट और पुली की सतह गति के बीच उत्पन्न होने वाले वास्तविक अंतर को किस रूप में जाना जाता है। तो पट्टे की लंबाई के स्पर्न हो जाएगा, विस्पर्शन हो जाएगा, पट्टे के ड्रेसिंग थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि बेल्ट और पुली की सतह के गति के बीच उत्पन्न होने वाले वास्तविक अंतर को किस नाम से जाना जाता है। तो उत्पन्न होने वाले वास्तविक अंतर को हम किस नाम से जाने जाते हैं। तो स्लिप के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। स्लिप कहते किसको हैं। तो देखिए स्लिप जो होता है आपका, स्लिप को समांतर प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। स्लिप के कारण वेग अनुपात में कमी आती है। स्लिप बेल्ट और पुली की सतह के बीच की गति को वास्तविक अंतर बताता है। तो ऑप्शन नंबर सी बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नायलॉन और कॉटन के पट्टे का प्रयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है। तो हल्के लोड के लिए, बिल्कुल गलत हो जाएगा। सूखे वातावरण के लिए नहीं हो जाएगा। तो भारी लोड और उच्च गति के लिए जो होता है हम नायलॉन और कॉटन के पट्टे का यूज करते हैं। इसका ऊपर व नीचे कैनवास तथा लेदर की एक परत प्रयोग की जाती है। नायलॉन को बेल्ट पावर ट्रांसमिशन के दौरान कंपन में आवाज़ नहीं होता है। इसका प्रयोग उच्च गति चलने वाले मशीनों में की जाती है जैसे कि ग्राइंडिंग स्पिनिंग मशीन आदि में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार के गियर में दांतों की गियर के अक्ष में एक कोण को काटा जाता है। तो एक कोण को काटा जाता है तो इसका मतलब हो जाएगा आपका कोण को किस लिए काटा जाता है। तो हेलिकल गियर के लिए काटा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब बोल्ट को 3.5 मिलीमीटर की लंबाई से निविष्ट किया जाता है तो एकल थ्रेड के रूप में जो होता है M12 × 1.75 के बेल्ट की गति कितने थ्रेड की होती है। तो इसका अगर बात करते हैं तो इसका जो पिच जो होता है इसको क्या बोलेंगे। ये जो हो जाएगा आपका पिच हो जाएगा। तो पूरा बेल्ट की लंबाई को अगर हम पिच से डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 20 थ्रेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सॉफ्ट या पुली में कुंजी को फंसाने के लिए ग्रूव कटा होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसको हम की वे बोला जाता है। सॉफ्ट या पुली में जब कुंजी को फंसाने के लिए ग्रूव कटा होता है तो उसको हम की वे बोलते हैं। क्या बोलते हैं। तो उसको हम की वे बोलते हैं। की वे खांचे बनाने के लिए साइज के अनुसार मार्किंग की जाती है। सॉफ्ट की वे पर कुंजी का उपयोग मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है जैसे कि गियर, ड्राइव, पुली इत्यादि हो जाता है। की समानतः स्टील के बने होते हैं। की का प्रयोग दो पार्ट्स के बीच एक अपेक्षित घुमाव को रोकती है तथा टॉर्क ट्रांसमिशन के सापेक्ष जो काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि
कॉपर के प्रयुक्त स्टैंडर्ड टेपर कितना होता है, तो 1:50 के रेशियो में होता है। पिछले भी वीडियो में हम इसको कवर कर चुके हैं। एक सीमा प्रणाली में जिसमें छिद्र नियत अवयव है तथा सॉफ्ट के आकार को बदलने के द्वारा विभिन्न फिट किए जाने को क्या कहते हैं, तो उसको सॉफ्ट आधार प्रणाली बोलेंगे, छिद्र आधार प्रणाली बोलेंगे, अंतर्विनीत प्रणाली बोलेंगे। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 48 का आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 48 का आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। इसको क्या बोला जाता है, तो छिद्र आधार प्रणाली बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट BSI के अनुसार होल खाली स्थान प्रकार के होते हैं। तो होल जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, होल जो हो जाएगा यहाँ पे 21 प्रकार के हो जाएगा। इंजीनियरिंग कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के फिटिंग बनाने के लिए इस पद्धति का उपयोग 21 प्रकार के फिट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संकुचन समंजन तथा सर्वोच्च उदाहरण है। संकुचन समंजन सर्वोच्च उदाहरण है। साइकिल का चक्र, मोटर कार का चक्र, सॉफ्ट पर एक बॉल बेयरिंग, वैगन के वो चक्रों पर लोहा का टायर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 50 का जो हो जाएगा यहाँ पे वैगन के चक्रों पे जो होता है लोहे का टायर जो होता है संकुचन समंजन और सर्वंजन का जो होता है आपका सर्वोच्च उदाहरण हो जाएगा। आगे देखते हैं, घर्षण हमारे जीवन में बहुत महत्व है, जिसे हमें कौन सा लाभ होता है, तो देखिए बेल्ट द्वारा शक्ति का संचालन घर्षण के माध्यम से ही होता है। घर्षण के कारण मशीनों की शुद्धता प्रभावित होती है। बॉल बेयरिंग व रोल बेयरिंग घर्षण के कारण घूमते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। घर्षण के कारण हम पृथ्वी पर चल सकते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा घर्षण के कारण मशीनों की शुद्धता प्रभावित होती है, तो यही जो होता है गलत हो जाएगा। घर्षण कहते किसको है, तो देखिए घर्षण वह बल है जो गति का विरोध करता है। जब एक वस्तु की सतह दूसरे की सतह के संपर्क में आती है तो जिसमें मशीन का यांत्रिक लाभ घर्षण से होता है कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टर्न बकल में चूड़ी हेलेक्स खाली स्थान होती है। तो टर्न बकल में चूड़ी हेलेक्स जो होती है आपका ए और बी दोनों होती है, वामावर्ता और दक्षिणावर्ता दोनों में होती है। टर्न बकल जो होता है रस्सियों केवल टाई रस्सियों हो जाएगा, केबल हो जाएगा, टाई रोड या और अन्य तनाव मुक्त प्रणाली में तनाव या लंबाई में समायोजित करने के लिए टूल का उपयोग किया जाता है। इसमें 2 थ्रेड्स आई बोल्ट होते हैं। इसका प्रयोग लोड पर तनाव बढ़ाने या घटाने के लिए किया जाता है। किसके लिए, तो टर्न बकल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि M16 × 1.5 पेंच चूड़ी में 1.5 क्या दर्शाता है, तो M16 1.5 पेंच की चूड़ी में जो होता है 1.5 जो आपका पिच को दर्शाता है। तो व्हाट इज M को क्या दर्शाता है, तो M जो होता है आपका मीट्रिक थ्रेड, एम जो होता है आपका मीट्रिक थ्रेड को दर्शाता है। और जो होता है आपका 16 किसको दर्शाता है, तो 16 जो हो जाएगा नॉमिनल व्यास, नॉमिनल डायमीटर को दर्शाता है। और 1.5 जो होता है आपका पिच को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, वो पिच पूछ रहा है तो 53 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सेट स्क्रू का प्रयोग सॉफ्ट और पुली तथा सॉफ्ट और गियर असेंबली में किया जाता है। इस स्क्रूज की व्यवस्था क्या होती है, तो देखिए इसका कुछ भाग प्लेन सिलेंडर होता है। इसमें जो होता है हैंड नहीं होता है, पॉइंट के दबाव से पार्टों को पकड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 54 का जो हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। सेट स्क्रू किसी पार्ट्स को उसकी कैबिनेट में एक निश्चित स्थान को पकड़ का कार्य करती है। इस स्क्रूज की विशेषता यह होती है कि इसका हेड नहीं होता है, पॉइंट व दबाव से पार्ट्स को जो होता है पकड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि एक सामग्री के विरूपित एवं पतली शीटों के रूप में ढाले जाने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो अगर पतली शीटों के अगर रूप में ढाला जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको आघातवर्धनीय बोला जाता है। मतलब कि अगर धातु को पीट करके चादर बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, आघातवर्धनीय बोलते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दिए गए चित्र में दिखाए गए ज्वाइंट जोड़ का नाम बताइए। तो देखिए दिए गए चित्र में आपका ज्वाइंट जोड़ बताया गया है जो कि आपका बेल्डिंग से क्वेश्चन है। तो ये जो होता है किस प्रकार का बेल्ट हो जाएगा, तो ये आपका जो हो जाएगा एबिनेट लैप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि स्नैप हेड रिविट का दूसरा नाम कप हेड रिविट है। इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, देखिए स्नैप हेड रिविट का दूसरा नाम जो होता है आपका
कप हेड रिविट है, तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो छोटे छोटे कार्यों के लिए बॉयलर में जो होता है, स्ट्रक्चरल वर्क के लिए किया जाता है, सीट मेटल वर्क के लिए किया जाता है। तो 57 के यहाँ पे सी हो जाए कि स्ट्रक्चरल वर्क के लिए किया जाता है। जैसे कि रिविट का प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं, तो रेलों में करते हैं, पहियों में करते हैं, कैंची में हम रिविट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आपको बता दें कि बड़े बड़े पुलों में हम रिविट का प्रयोग करते हैं कि दोनों साइड जो होता है आपका फिक्स हो जाता है। ये जो होता है रिविट को हम क्या बोल सकते हैं, तो रिविट को बोल सकते हैं कि आपके टेम्पोररी जॉइंट इसको भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब भी इसको होता है तो काट करके ही हटाया जाता है। आगे देखते हैं कि एक रिविट के निचले वाले सिरों को क्या बोलते हैं, तो एक रिविट के निचले वाले सिरों को हम क्या बोलेंगे, तो रिविट के निचले वाले सिरों को हम टेप बोलते हैं, और रिविट के ऊपर वाले सिरों को हेड तथा इन दोनों को बॉडी बोलते हैं। रिविट का प्रयोग दो या दो से अधिक चादरों अथवा प्लेटों की अर्ध अस्थायी रूप में जोड़ा जाता है। रिविट का प्रयोग पुलों, बॉयलरों, जहाजों, छत, कैंचियों आदि में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिलर नली को खाली स्थान में उपयोग किया जाता है, तो रसोई में यूज किया जाता है। वॉश हैंड सिंक में करेंगे, यूरिनल में करेंगे, लोब सिंक में करेंगे। तो पिलर नली का यूज जो होता है हम कहाँ करते हैं, तो वॉश हैंड सिंक में जो होता है हम पिलर नली का यूज करते हैं। पिलर टैप समान तौर पर क्रोमियम प्लेटेड ब्रास का बना होता है। नली पाइप में विभिन्न स्थान में दिए जाते ट्रैप गली ट्रैप होता है। इसका साइज पाइप आउटलेट और नॉमिनल बोर्ड जिसके साथ टैप फिट करने की नॉमिनल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे शुद्ध जल को प्राप्त किया जाता है, तो कुआं का जल शुद्ध नहीं होता है, नदी का भी नहीं, तालाब का भी नहीं। तो सबसे शुद्ध जल जो होता है आपका वर्षा का जल होता है, जिसको हम D2O से डिनोट करते हैं, भारी जल भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61। संबंध के लिए पाइपों को किस थ्रेडिंग की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए पाइपों को फिटिंग के लिए जो होता है किसकी आवश्यकता नहीं होती, तो देखिए पीवीसी पाइप में जो होता है थ्रेडिंग की आवश्यकता नहीं होती है। आजकल आप देखते होंगे कि पीवीसी पाइपों का यूज जो होता है आपका प्लम्बिंग में ज़्यादातर करने को देखने को मिलता है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें थ्रेडिंग की आवश्यकता नहीं होती, उसमें जो होता है सॉल्यूशन की मदद से उसको डायरेक्ट सटा दिया जाता है। लेकिन तांबे की पाइप अगर यूज कीजिएगा तो थ्रेडिंग की आवश्यकता होगी, GI पाइप यूज कीजिएगा तो थ्रेडिंग की आवश्यकता होगी, इस्पात के पाइप भी यूज कीजिएगा तो एक से दूसरे कपलिंग को जोड़ने के लिए जो होता है थ्रेडिंग करना पड़ेगा। और आजकल जो होता है आवश्यकता अनुसार हम जिस तरह से पाइप का यूज कर सकते हैं उस तरह से पाइप का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि पाइप फिटिंग्स के आधार पर की जाती है। तो पाइप फिटिंग जो होता है केवल पीवीसी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैडमियम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केवल कास्ट आयन, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा केवल रॉट आयन। तो पाइप फिटिंग जो होता है आपका पाइप फिटिंग कैडमियम से नहीं बनाए जाते हैं, यह पीवीसी, कास्ट आयन, रॉट आयन आदि के बनाए जाते हैं। तो पाइप फिटिंग जो होता है आपका कैडमियम से नहीं बनाए जाते हैं। बाकी आप पीवीसी देख सकते हैं इसका बनता है, कास्ट आयन का बनता है, रॉट आयन का पाइप बनता है, बट कैडमियम का नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव होनिंग स्टिक प्रयोग की जाती है। तो लो टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल के लिए, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल के लिए उपयुक्त में से दोनों या उपयुक्त में से ए और बी। तो देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव होनिंग स्टिक की प्रयोग की जाती है लो टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल के लिए। तो ऑप्शन नंबर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल के लिए जो होता है आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड के यूज की जाती है। इसका जो हो जाएगा कि एल्युमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव होनिंग के लिए लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले पदार्थ का यूज किया जाता है। सिलिकॉन कार्बाइड वाले होनिंग के लिए टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव होनिंग के लिए जो होता है आपका लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले का यूज किया जाता है। तो 63 का जो हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे देखते हैं कि डायमंड एब्रेसिव एक वस्तु को कठोर एब्रेसिव होता है। इसका प्रयोग मुख्यतः की लैपिंग में की जाती है। तो हार्ड स्टील में, नॉन फेरस मेटल में, कास्ट आयरन में, टंगस्टन कार्बाइड में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका टंगस्टन कार्बाइड आंसर हो जाएगा कि इसका उपयोग जो होता है मुख्यतः टंगस्टन कार्बाइड या सीरोमिड में की लैपिंग में की जाती है। इसका प्रयोग जो होता है छोटे सुराखों को लैपिंग करने के लिए या रोटरी लैपिंग के लिए की जाती है। लैपिंग की प्रक्रिया बाहर व अंदरूनी दोनों प्रकार की होती है। लोहे को लैप बनाने में कृषक नरम धातु को कास्ट आयन पिघला करके
पीतल, लेड, एल्युमिनियम, टिन आदि इत्यादि धातु का प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 65 नंबर कि M10 में M/10 M क्या होता है, मैट्रिक होता है। 10 जो होता है आपका नॉमिनल डायमीटर होता है। 1.5 क्या होता है, 1.5 आपका जो होता है पिच होता है। थ्रेड और हेड टेप के बीच हेड टेप के से काटने के लिए टेप ड्रिल छिद्र के आकार को क्या होना चाहिए, तो थंबल के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 10 जो होता है यहाँ पे दिया गया नॉमिनल डायमीटर में से अगर हम पिच को पिच को माइनस कर देते हैं तो 8.5 जो होता है इसका आंसर होता है। यही जो होता है आपका थंबल रूल में यूज की जाती है। तो 8.5 mm जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 है कि यदि मुख्य व्यास मेजर डायमीटर 10 मिलीमीटर है और पिच जो हो जाएगा 1.5 मिलीमीटर है तो टैप ड्रिल का आकार कितना हो जाएगा। तो देखिए मेजर डायमीटर आपका दिया गया है 10 mm दिया गया है और पिच जो है आपका दिया गया है 1.5 mm, तो इसका भी आंसर जो हो जाएगा 8.5 mm हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग जो होता है ड्रिल बनाने के लिए किया जाता है। तो उच्च गति स्टील को क्या करते हैं, मृदु इस्पात का नहीं करेंगे। एल्युमिनियम काट दीजिए, तांबा काट दीजिए। तो ड्रिल बनाने के लिए जब हम यूज करते हैं तो उच्च गति इस्पात का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि ट्विस्ट ड्रिल को इसके खाली स्थान के अनुसार निर्दिष्ट किया जाता है। तो ट्विस्ट ड्रिल को गति, ऊंचाई और सामग्री के साथ करेंगे। गति, भार तथा व्यास के साथ करेंगे। व्यास औजार का प्रकार तथा सामग्री, ऊंचाई औजार तथा औजार का प्रकार देखेंगे। तो ट्विस्ट ड्रिल को इसके खाली स्थान के अनुसार निर्दिष्ट करते हैं। तो ट्विस्ट ड्रिल को जो होता है खाली स्थान हम गति, ऊंचाई तथा सामग्री के करेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा व्यास, औजार का प्रकार, सामग्री से करेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि ड्रिल बनी होती है। तो ड्रिल जो होता है आपका उच्च गति इस्पात से बनी होती है। किसी भी पाइप या सिलेंडर में फ्लैंज पर सुराख को ड्रिलिंग के लिए का प्रयोग किया जाता है। किसी भी पाइप या सिलेंडर के फ्लैंज पर सुराखों के ड्रिलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग करते हैं, तो इसमें आंसर जो हो जाएगा हमको कि वाइस जिग का करेंगे, डायमीटर जिग का करेंगे, चैजल जिग का करेंगे, रिंग जिग का करेंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका हम किसका करेंगे, तो रिंग जिग का उपयोग करते हैं। रिंग जिग क्या होता है, तो रिंग जिग एक प्रकार का जो होता है फ्लैंजदार वृत्ताकार पार्ट पर छेद करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें जॉब को जिग प्लेट या क्लैंपिंग बोल्टों द्वारा ड्रिल बुश के साथ निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि व्यापक उत्पादन में टूल का मार्गदर्शन करने और जॉब को कसकर पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेंगे। तो टेम्पलेट का यूज करेंगे, हाउसिंग का करेंगे, जिग का करेंगे, फिक्चर का करेंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि व्यापक उत्पादन में टूल का मार्गदर्शन करने और जॉब को कसकर पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं। तो इसमें जो होता है हम जिग का यूज करेंगे। अगर आप यहाँ पे फिक्चर का भी बोल सकते हैं। तो फिक्चर का उपयोग कब करते हैं, तो फिक्चर ऐसा डिवाइस होता है जिसका प्रयोग किसी जॉब की मशीनिंग क्रिया करते समय उसे पकड़ने के लिए काज करते हैं। तो उसको फिक्चर हो जाएगा। और जिग जो होता है आपका टूल का मार्गदर्शन करने और जॉब को कस कर पकड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो जिग का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक दिया गया है 5.6H2 छिद्र का स्टील वर्क पीस में ड्रिल किया जाता है। तो इसका आकार के ड्रिल बनाया जाएगा। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, इसका आंसर जो होता है कि ड्रिल रिमर साइज जो होता है, रिमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज होता है। 6 माइनस 0.2 प्लस जो हो जाएगा 0.05 हो जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 5.8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक एल्युमिनियम ब्लॉक को स्मूथ फिनिशिंग में काट करने के लिए इनमें से कौन सा कट फाइल का उपयोग करते हैं। तो एकल कट का यूज करेंगे, द्विकट का यूज करेंगे, रेस्ट कट का यूज करेंगे, वृत्तीय कट का यूज करेंगे। तो हमको फाइल मतलब रेती के बारे में पूछ रहा है कि किसका यूज करते हैं। तो हम जो होता है इसका यूज करेंगे, एकल कट का यूज करते हैं। इस रेती से धातु ये कम कटती है, परंतु अच्छी प्रकार के जो
अच्छी प्रकार परिष्कृत होती है। इस रेती का प्रयोग औजारों के धार बनाने के लिए तथा कठोर धातु को रेतने के लिए करते हैं। किसका? तो एकल कट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रेतिया सामान्यतः कितनी साइज, रेतिया अधिकतम कितनी साइज का होती है? तो रेतिया अधिकतम जो होता है आपका 450 मिलीमीटर या 14 इंच तक की होती है। नेक्स्ट देखेंगे वाइसो का उपयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है। तो वर्कपीस को लटकाने के लिए नहीं करते हैं, वर्कपीस को काटने के लिए वाइस का यूज नहीं किया जाता है, तो वर्कपीस को भरने के लिए नहीं, तो वर्कपीस को धारण करने के लिए जो होता है, वर्कपीस को धारण करने या वर्कपीस को पकड़ने के लिए जो होते हैं हम वाइस का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे एग्जैक्ट सही हो जाएगा। और इसी तरह से जो होता है आज का सेट जो होता है समाप्त होता है। 25 नंबर क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए आपको जो मैकेनिकल वाले ट्रेड को कहीं नहीं पढ़ाया जा रहा है। अगर आप फिटर से हो, टर्नर से हो, तो आप आ करके एक बार ज़रूर इसको देखिए। आपको देखिए स्टार्टिंग में अगर आपको ऑकवर्ड लगेगा, नहीं समझ में आएगा, बट जो आपका जो जितने अगर बुक A to Z को अगर आप कवर कर जाते हैं, इसमें 16-17 को सेट है, अगर आप उसको कवर कर जाते हैं, प्रीवियस ईयर भी इसमें चालू हो चुका है, तो आप डेफिनेटली जो होता है इसमें पास होकर के आ सकते हैं। सो इसको देखना ना भूलिएगा। और आपको बता दें कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पिन कर दिया गया है, जाइए और वहाँ से जुड़िए। थैंक यू।